नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर क्रोएशिया द्वारा सहयोग और संवेदना जताए जाने पर दिया धन्यवाद। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौते, कृषि, संस्कृति, साइंस एंड टेक में हुआ समझौता। प्रधानमंत्री ने कहा, तीसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का फैसला। प्रधानमंत्री ने की क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक। कहा, भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या मध्यस्थता जैसे विषयों पर नहीं हुई बात। ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति जताया समर्थन। ईरान इजरायल संघर्ष छठे दिन भी जारी। आईडीएफ ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। खामेनेई ने टीवी पर प्रसारित संदेश में अमेरिका के बिना शर्त सरेंडर के प्रस्ताव को किया खारिज। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। पहले चरण में भारतीय दूतावास ने ईरान के उत्तरी हिस्से से 110 भारतीय छात्रों को निकालकर पहुंचाया आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। कुछ ही घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रोएशिया यात्रा के दौरान जाग्रेब में सेंट मार्क स्क्वायर स्थित बैंस्की ड्वोरी में औपचारिक स्वागत किया गया। बैंस्की ड्वोरी की भ्रमण के दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस स्थल का निरीक्षण कराया जहां 7 अक्टूबर 1991 को युगोस्लाविया वायुसेना ने रॉकेट से हमला किया था। यह घटना क्रोएशिया की स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचारों का उल्लेख किया। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन हुए, जिनमें कृषि क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक क्षेत्र में साइंस एंड टेक के अलावा एक समझौता ज्ञापन आईसीसीआर और जाग्रेब यूनिवर्सिटी के बीच हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि भारत और क्रोएशिया आपस में लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और बहुवाद से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा, स्पेस, फार्मा, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर उत्सुकता दिखाई। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत
अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। आतंकवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता का दुश्मन बताया। भारत में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर क्रोएशिया द्वारा सहयोग और संवेदना जताए जाने पर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने कहा कि दोनों देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। बढ़ते सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल मध्य एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की सराहना की। We believe that Prime Minister Modi's initiative on the economic corridor between India, Middle East and Europe is an excellent opportunity. So India, European Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Israel and then European ports. This is an opportunity to connect Croatia as a Mediterranean gate to Central Europe and to connect it to India, India's economy and India's market. This year, Croatia presides over the Three Seas initiative connecting Baltic Sea, Black Sea and the Adriatic Sea. So this corridor will get even greater Central European dimension. क्रोएशिया ने आतंकवाद की निंदा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार पहल का समर्थन किया। We have also talked about Indian efforts to conclude the free trade agreement with the European Union, which Croatia supports. We believe that this negotiations will finalize as soon as possible, negotiations about free trade agreement, because that will strengthen our cooperation and it will facilitate easier trade between Croatia and India. क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरन मिलानोविक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और साझा मूल्यों को लेकर चर्चा की। क्रोएशिया जाग्रेब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने ऐतिहासिक सिटी सेंटर का दौरा किया। ये सेंटर सांस्कृतिक गतिविधि के साथ साथ मनोरंजन और मुख्य व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ये जाग्रेब के बीचों बीच स्थित है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शहर की संस्कृति और उसके ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाग्रेब स्थित होमलैंड वॉर मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने वहां उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 तक चले आजादी के जंग में शहादत दी थी। इससे पहले 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर क्रोएशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर वहां के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने भव्य स्वागत किया। यहां किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है। तीन देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के अंतिम पड़ाव में ऐतिहासिक दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब के एक होटल में पहुंचे, जहां उनका स्वागत मोदी मोदी के नारों के साथ किया गया। इस मौके पर क्रोएशियाई नागरिकों ने पारंपरिक भारतीय संगीत और नृत्य के साथ उनकी अगवानी की, जिसने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकता को दर्शाया। स्थानीय क्रोएशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभूतपूर्व उत्साह और स्नेह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया में स्थानीय क्रोएशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर लोग काफी खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को प्रगतिशील बनाने में कारगर साबित होगी। बहुत गर्व का फीलिंग हो रही है हम लोग को। एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्रोएशिया में आया है, बहुत अच्छा लगा। He was so humble. He spent the time with everyone, and then it's very pleasure to meet. It will be good for Croatia also, for expanding the business and everything, to welcoming the new business in Croatia also. It will be phenomenal. Modi ji blessed me and said my name. I was so happy to see him. मुझे पहली बार मौका मिला है मिस्टर मोदी को सामने से to see him face to face, and it was a very great. It's an honor to be here on this very special event. First time Prime Minister Sir Modi has come to Croatia. We are very happy to welcome. India is so cultured, so it's so nice to see the Prime Minister of such a great country here in Croatia. It was an honor to meet him, to see him, to have a word with him. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा है। यह यात्रा भारत क्रोएशिया साझेदारी में बढ़ती गति को दर्शाती है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भी इसका बहुत महत्व है। Historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. This has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा, दोनों नेताओं ने 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का एक कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के दौरान जिस तरीके से वहां पर उसको लेकर के खेद प्रकट किया गया, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के समर्थन और एकजुटता के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच को धन्यवाद दिया। The delegation level talks and other occasions have discussed a very broad range of issues.
As you're aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के संबंधों को और मजबूत करेंगे। दुनिया के मौजूदा हालात में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार करने वाला विश्व G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में दिखा। कैनोनिस्कस में इसके आउटरीच सत्र में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन और उसे बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। सुरक्षा चुनौतियों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की बात पर जोर दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसने समय से पहले अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में टेक्नोलॉजी, एआई और एनर्जी के बीच संबंधों पर भी बात की। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत के मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रभावी होने के लिए आम लोगों के जीवन में मूल्य लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अलग से एक अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने आपसी बातचीत में अपने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और कनाडा के लिए बहुत जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत कनाडा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2018 से हर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस मुलाकात से रिश्तों को फिर से बनाने के लिए जरूरी नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. 51वें G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की, जिसमें मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम पार्डो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान में सीजफायर कराने का क्रेडिट लेने की डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से पहली बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। 35 मिनट की फोन कॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ कर दिया कि किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दो टूक कह दिया कि भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो ट्रंप भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति उन्होंने समर्थन जताया। G7 की बैठक में हिस्सा लेने गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल और ईरान जंग की वजह से अचानक ही एक दिन पहले वापस लौटना पड़ा, जिसके चलते उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी राष्ट्रपति ट्रंप को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय जेडी वेंस से कहा था कि पाकिस्तान जितना बड़ा हमला करेगा, भारत उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने तय किया कि वो निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत जरूरी है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। इस अभियान के पहले चरण में भारतीय दूतावास ने ईरान के उत्तरी हिस्से से 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर 17 जून को आर्मेनिया पहुंचाया। इन छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवान ले जाया गया, जहां भारत के ईरान और आर्मेनिया में स्थित दूतावासों की पूरी निगरानी में रहे। ये छात्र 18 जून को दोपहर 14:55 पर विशेष विमान से रवाना हुए और 19 जून की सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत सरकार ने इस सफल निकासी प्रक्रिया के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। भारत में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक 24/7 यानी कि 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। भारतीय नौसेना ने बुधवार को अर्नाला युद्धपोत को शामिल किया। इसमें 16 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी के जहाजों को लिया गया है। इससे तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है। ये जहाज भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को बढ़ाएगा। अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो 16 ASW SWC जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी खासियत है हल माउंटेड सोनार, अंडर वाटर एकॉस्टिक सिस्टम, वेरिएबल डेप्थ सोनार और टारपीडो जैसे अत्याधुनिक हथियारों जो उथले पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का प्रमाण है, जिससे न केवल नौसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि विदेशी निर्भरता भी घटेगी। अर्नाला का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री शक्ति और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका को और मजबूत करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप, वैन जैसे वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के चालू करने और नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI MORTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ये नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगी और ये पास टोल भुगतान को एक सुलभ लेन देन में बदलने में मदद करेगा, जिससे टोल पर विवाद, प्रतीक्षा और भीड़ में
कमी आएगी। सरकार लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा। फ्रांस के एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में फिल्म देसी ऊन ने वैश्विक स्तर पर भारत की एनिमेशन सफलता का नेतृत्व किया। एक असाधारण सफलता की कहानी के लिए मशहूर एनिमेशन फिल्म निर्माता सुरेश इरियात की फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीतकर भारतीय एनिमेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। दरअसल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यानी CIC सरकार की एक ऐसी पहल जिसमें दुनिया भर के रचनाकारों को अपनी कल्पना प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। एनिमेशन के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच पर देसी ऊन के लिए पुरस्कार जीतना निश्चित तौर पर भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। देसी ऊन को हाल ही में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ताज पहनाया गया। NSE सम्मान के अलावा फिल्म को क्राफ्ट लायंस श्रेणी में कांस लायंस 2025 में भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेव्स 2025 के तहत शुरू किया गया क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की रचनात्मक प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहचानने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में उभरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2025 समारोह कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में जिस गति से नवाचार हो रहा है वो कोई अन्य देशों के लिए एक सपना मात्र है। कई उन्नत देश हमारी फिनटेक कंपनियों द्वारा हासिल की गई गति के आसपास भी नहीं है। हमारा फिनटेक बाजार 2028-29 तक $400 बिलियन से अधिक हो जाने का अनुमान है, जो 30% से अधिक की अनुमानित वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। Just in 3 years, nearly 700 entities as of end March 2025 across banking and insurance, securities, pensions have joined the account aggregator platform. It was only 24 in 2022. So 24 in 2022 is now 700 entities. Number of accounts linked through account aggregator is also important data. It has soared to 15 crores now compared to 1.5 lakh in 22. Our fintech market is projected to grow to over $400 billion by 28-29. That's not too far away, just 3 years. ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कमी होने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की अफवाह के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कच्चे तेल की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में कीमतें नहीं बढ़ी हैं बल्कि घटी हैं। तेल की कमी नहीं, कच्चे तेल की कमी नहीं होने वाली है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइसेस हैं वो पिछले 3 साल से तो कहीं बढ़ी नहीं, उल्टा कम हुई है और आने वाले समय में भी कोई भारत एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाता नहीं है। तीन ऐसे मौके आए, नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2024 में हमने दाम कमी किया।
तो अब वैसे ही रहें तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह आश्वस्त है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल ही केंद्रीय गृह सचिव ने श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटकों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है और पर्यटकों में पहले की तरह ही उत्साह बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त है। अभी कल ही गृह सचिव भी गए हुए थे श्रीनगर, बड़ी विस्तृत बैठक ली है उन्होंने वहाँ के प्रदेश प्रशासन के साथ भी, और इस बार 38 दिन की यात्रा होने वाली है। और जहाँ तक फुटफॉल का संबंध है, आपने देखा होगा कि पर्यटकों का उसी तरह से आना जाना प्रारंभ हो गया है। ये शंकाएं थी पहलगाम को लेकर के, उसके बावजूद और पिछले 2-3 साल से तो इतना ज़्यादा फुटफॉल होता रहा कि होम स्टे की प्रथा पहली बार कश्मीर घाटी में शुरू हुई है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। पूर्वोत्तर में हुआ करता था होम स्टे। तो मुझे लगता है कि पर्यटकों का उत्साह उसी प्रकार से बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के कल्याण, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक समाचार पत्र में लेख के जरिए लोगों को अवगत कराया। सशक्त श्रम शक्ति और भविष्य के भारत के निर्माण के 11 वर्ष शीर्षक के तहत लिखे इस लेख में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत का खास उल्लेख करके बताया कि कैसे इस पोर्टल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है। लेख में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि का भी जिक्र किया गया है। आगे लिखा है कि भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर अग्रसर है। ऐसे में बीते 11 वर्षों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को सरकार ने विकसित भारत मिशन के मूल में रखा है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात को भी खास तौर पर उजागर किया है कि कैसे 2014 में भारत का रोजगार परिदृश्य खंडित था और सामाजिक सुरक्षा कवरेज सीमित था। साथ ही अधिकांश श्रमिक, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कल्याणकारी योजनाओं के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख पहलों ने रोजगार सृजन की दिशा में अभूतपूर्व गति देने का काम किया है। आरबीआई KLEMS के डेटा के अनुसार 2004 से 2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ, जबकि 2014 से 2024 के बीच 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सृजित की गई। PLFS के आंकड़ों के अनुसार रोजगार दर 2017-18 में 46.8% थी, जबकि 2023-24 में ये दर 58.2% हो गई। इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% ही रह गई। कई PFO के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 7 वर्षों में 7.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित हुई हैं। केंद्रीय मंत्री ने खास तौर पर जिक्र करते हुए लिखा कि भारत की विकास यात्रा के केंद्र में युवा और नारी सशक्तिकरण निहित है। ई श्रम पोर्टल को सबसे परिवर्तनकारी उपलब्धियों में से एक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि 2021 में मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिसने श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन इंडिया चैप्टर द्वारा आयोजित एक सशक्त और भविष्योन्मुखी सत्र में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने भारत के सार्वजनिक प्रसारक के भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की। भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर बोलते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष सहगल ने कहा कि प्रसारक को जनता से जुड़े रहना चाहिए, उनका मनोरंजन करना चाहिए और उन्हें जोड़े रखना चाहिए। I have put all of our stuff, your OTT, entertainment, TV, radio, all into this. No, I tell my people that maybe another 10-15 years you may not see TV. All of our functions are on smartphone. Then get and improve your content. So that's what now we are working on to get the better content,
how do we engage the young minds. And we are now going to put a section of games also in this. कोविड महामारी के बाद किसी दूसरी महामारी से निपटने के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पूरी तैयारी कर रखी है। विश्व के कई देशों में कोविड के बाद मंकी पॉक्स तेजी से फैला था। भारत कैसे मंकी पॉक्स की चुनौती से निपटा, इस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव से बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। कोविड महामारी के बाद बहुत सी ऐसे नए वायरस भी सामने आए हैं जिनको एनआईवी पुणे ट्रैक करता है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव जो साइंटिस्ट है एनआईवी पुणे की। मैम, कोविड के बाद बहुत से नए वायरस आए, उसको कैसे एनआईवी ट्रैक कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है, कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए? कोविड के बाद जो एक डिजीज़ इमर्ज हुई है मंकी पॉक्स जिसको आप कहते हैं, जो पॉक्स फैमिली में आती है, जो स्मॉल पॉक्स आप लोग जानते हैं, जिसका इरेडिकेशन 1978 में हुआ था बहुत सारे वैक्सीनेशन एफर्ट्स करने के बाद। और ये डिजीज़ विश्व के कुछ ही देशों में सीमित थी, बट सडनली ये स्प्रेड होने लगी। 2024 में इसकी एक और ज़्यादा पैथोजेनिक स्ट्रेन जिसको क्लैड 1 भी कहते हैं वो भी फैली, और उसके लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेबोरेटरीज़ को प्रिपेयर किया, डायग्नोस्टिक बनाई, सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज़ को प्रिपेयर किया, और साथ में हमने जो हमारे लेबोरेटरी पार्टनर्स हैं, जो स्पेशली जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको सपोर्ट किया जिससे वो नए टेस्ट बना सके और हमारे देश में अब अवेलेबल भी है। उसकी वजह से हम इन सारे केसेस को टाइमली डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये नीपा और जो बाकी जीका वायरस है, इस तरह के जो वायरस, नीपा तो आपको पता ही कि 2018 में जब केरला का आउटब्रेक हुआ तब से हर साल एक या दो केसेस होते रहे हैं, और उसके लिए भी हमने इंडिजिनस किट डायग्नोस्टिक, हमने सर्वेलेंस उसका इन्हांस किया, और साथ में भी बहुत सारी हमारी VRDL लैब को हमने इक्विप किया है। इवन जो हमारे नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर जो BSL-3 लैब नेटवर्क बनाया उनको भी इक्विप कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो डायग्नोसिस है वो फास्ट ट्रैक हो जाए। साथ में एक नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई है नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर, जिसमें सारी डिफरेंट मिनिस्ट्री के लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। नई नई जो बीमारियां आ रही हैं, नए नए वायरस है, उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनसे जो चुनौती है उससे निपटने के लिए तमाम कदम एनआईवी पुणे की तरफ से उठाया जा रहा है। कैमरामैन ललित के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, एनआईवी पुणे। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने वूशी जियांगसू प्रांत में प्रतिष्ठित लिंगशान बुद्ध कॉम्प्लेक्स में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों, भारतीय प्रवासियों और छात्रों समेत 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य योग की प्राचीन भारतीय पद्धति को बढ़ावा देना और भारत चीन के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। इस आयोजन ने योग की सार्वभौमिक अपील को दर्शाया। सामूहिक योग सत्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान का मिश्रण प्रस्तुत किया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। इस साल की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि दुनिया को एकता और स्वास्थ्य का संदेश देती है। वहीं योग के इतिहास की बात करें तो इसकी जड़ें भारत की प्राचीन सभ्यता में निहित नजर आती हैं। योग के इतिहास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक के सफर से जुड़ी देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूरा विश्व 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। वर्ष 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि एकता और स्वास्थ्य का संदेश देती है। योग महान गुरुओं की समर्पित साधना का परिणाम है, जिन्होंने इस परंपरा को युगों युगों तक जीवित रखा। योग के इतिहास की बात करें तो यह भारत की प्राचीन सभ्यता की गहराई में निहित है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ। योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जो शरीर, मन और आत्मा के एकत्व का प्रतीक है। कई वर्षों तक विद्वानों का मानना था कि योग का उद्भव लगभग 500 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ हुआ। हालांकि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि योग इससे कहीं अधिक पुराना है।
उस युग की कई मोहरों में ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे मानव आकृतियां मिलती हैं, जो प्राचीन यौगिक अभ्यासों की ओर संकेत करती हैं। देवी की पूजा जैसे प्रतीकों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस काल की आध्यात्मिक परंपराएं यौगिक परंपराओं से जुड़ी हुई थीं। योग की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं, जहां यह उपासना और अनुष्ठानिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। सूर्य को अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व प्राप्त था, जिससे बाद में सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यासों का विकास हुआ। प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण पहले से ही वैदिक यज्ञों और दैनिक अनुष्ठानों में शामिल था। योग का उल्लेख उपनिषदों, स्मृतियों, पुराणों, बौद्ध और जैन परंपराओं, पाणिनि की रचनाओं और महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। शैव, वैष्णव और तांत्रिक धाराएं भी योगिक ज्ञान और रहस्यमय अनुभवों को संरक्षित करती रहीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योग आदिकालीन या शुद्ध रूप से दक्षिण एशिया की आध्यात्मिक संस्कृति में व्याप्त था। योग के विकास में ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग के विविध अभ्यासों, अर्थों और दर्शन को व्यवस्थित रूप से संकलित किया। उनकी रचना योग सूत्र ने योग को औपचारिक रूप से अष्टांग योग के रूप में स्थापित किया। उनके बाद कई ऋषियों और योगाचार्यों ने ग्रंथों और अभ्यासों के माध्यम से इस परंपरा को और समृद्ध किया। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, परमहंस योगानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने इस काल में योग के वैश्विक प्रसार और समझ को दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ने योग और वेदांत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई। आधुनिक समय में योग को नई गति स्वामी शिवानंद, टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कुवलयानंद, श्री अरबिंदो, BKS अयंगर और पटाभी जोइस जैसे योगाचार्यों से मिली, जिन्होंने योग के उपचारात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का विस्तार से अध्ययन किया। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग को मन, शरीर और चेतना के लिए आवश्यक बताया और इसे वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। कुछ ही महीनों बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। तब से हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत के सामंजस्य, करुणा और सर्व सम्मान के मूल्यों पर आधारित एक जीवन शैली है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। चाहे कोई भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता हो, योग सभी को एक स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन की दिशा में मार्ग प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश भर में आगामी योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी योग को लेकर खासा उत्साह है। परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर भी योग दिवस अद्भुत तरीके से मनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। 30 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के साथ ही कई देशों से योग के जिज्ञासु ऋषिकेश में योग करने के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। इस बार वैश्विक योग उत्सव की 11वीं वर्षगांठ की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख चिदानंद मुनि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आज उन्हीं के प्रयासों से हम वैश्विक स्तर पर योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये सबसे पहला और सबसे बढ़िया योगदान मुझे लगता है यही, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पहली बार एक मास्टर स्ट्रोक दिया और उन्होंने कोई संकोच नहीं किया कि आज AI एज में हम जी रहे हैं, लेकिन AI एज से RI एज, जो ऋषियों की इंटेलिजेंस है, वो ये योग है, ये आयुर्वेद है, ये ध्यान है। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा यूनाइटेड नेशंस में। प्रस्ताव 177 देशों द्वारा स्वीकार हुआ और आज आप देख रहे हैं पूरा विश्व योगमय हो गया है। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज आयोजित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के संबंधों में इस यात्रा को नया अध्याय बताया। वहीं प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। On this truly historic occasion, the first official visit of the Indian Prime Minister to our country.
celebrating the enduring friendship between Croatia and India, but also reaffirming our shared commitment to a future built on mutual respect, genuine partnership, and a deep sense of common purpose. Though our two nations are ahead with confidence and ambition towards progress, innovation, and global cooperation. While our diplomatic relations were formally established in 1992, the ties between our peoples reach much further back in time. Let me recall just a few moments that illustrate the depth of our shared history. Through his journey and writings, Marco Polo, the legendary explorer born on the Croatian island of Korčula, helped unveil the wonders of India to the European imagination. As early as the 15th century, traders and envoys from Dubrovnik sailed far beyond the Adriatic, forging some of the earliest links between our peoples and Indian communities. As early as the 18th century, Filip Bezdin, a Croatian scholar and missionary, authored the first printed grammar of Sanskrit, laying the groundwork for Europe's earliest academic engagement with India's profound linguistic and philosophical traditions. At the University of Zagreb, the study of Sanskrit began in 1876, establishing a foundation for cultural dialogue and scholarly exchange that continues to this day. One of Croatia's most influential political leaders, Stjepan Radić, found lasting inspiration from the teachings and philosophy of Mahatma Gandhi. It was a great honor in that respect to unveil the statue of Mahatma Gandhi in Zagreb, a gift from the President of India at the time, on the occasion of his 150th birthday anniversary in 2019. These stories are more than historical footnotes. They speak to a deeper narrative of mutual curiosity, cultural admiration, and a spirit of solidarity that continues to shape our friendship. Excellency, today India stands at the vanguard of global progress, guided by a bold and inclusive vision for development, sustainability, and technical innovation. Under your dynamic leadership, India has emerged as a strong advocate for the global South and a powerful voice on the international stage. Your successful hosting of 2023 G20 Summit, as well as the upcoming Global Artificial Intelligence Summit, which is due February next year, are shining examples of this global leadership. Croatia commends your enduring efforts to promote peace, foster cooperation, and advance human progress, both within India and far beyond your borders. Your vision of a dynamic, future-oriented India deeply resonates with Croatia's own aspirations. As a member of the European Union and NATO and a country committed to innovation, stability, and constructive global dialogue, and as the most natural Mediterranean gateway to Central Europe, Croatia is uniquely positioned to play a meaningful role in connecting the Three Seas Initiative, which we preside already, with the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This connection offers a valuable opportunity to further strengthen strategic connectivity between our regions. During your visit, we have identified numerous avenues to deepen cooperation between our two countries, from trade, technology, science and education, to mobility, defense, culture and tourism. These efforts are enriched by growing people-to-people ties, reflected in the rising number of Indian professionals and workers who are making valuable contribution to Croatian society. Ladies and gentlemen, as we raise our glasses this evening, let us celebrate the enduring friendship between Croatia and India. May our partnership continue to flourish, rooted in trust, mutual respect, and shared ambition. May our peoples continue to learn from one another, to inspire one another,
and to walk together on the path of innovation, understanding and peace. And may the future we build together be our shared success. To the health of Prime Minister Modi, to the friendship between Croatia and India, and to the bright road ahead. Jai Hind, živjela Hrvatska. Your Excellency, प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच, उपस्थित गणमान्य सभी महानुभाव, नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जागरेब के इस सुंदर शहर में मुझे आने का अवसर मिला। भले ही यात्रा छोटी है, लेकिन इस दौरान मुझे आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यह मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। इन सभी तैयारियों के लिए और आत्मीय स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक अहम पड़ाव है। हमने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो भारत और क्रोएशिया की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते खोलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता को और सुदृढ़ करने के लिए और हमारे लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मीय स्वागत और अभिवादन के लिए उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद दिया। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।